बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। नाज़रीन, आज दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला टॉपिक तो ये है कि खावर मानिका ने किस तरह से अपने ऊपर हद जारी करवा ली है और अब अगला मुकदमा जब वक्त आएगा तो उस पर कायम होने वाला है। और दूसरा मौजू है कि 8 फरवरी के इलेक्शन अब बिल्कुल खटाई में पड़ गए हैं। आप ये समझ लें कि ये इलेक्शन शायद अब नहीं होने जा रहे। इससे पहले कि इन दोनों मौजूआत पर बात करें, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लीजिए। वीडियो से अगर आप मुत्तफिक हैं मेरे तज्जिए से तो लाइक और शेयर भी कीजिए अपने अहबाब में। और इसके अलावा मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतजार रहता है। कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए अगर मैंने कोई चीज़ गलत की है या दुरुस्त की है। इनसे मुझे अपने कंटेंट को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। जब हम सब ये सोच रहे थे कि नथिंग कैन स्टूप डाउन टू दिस लेवल ऑफ फिल्थ, कि जिस हद तक इस वक्त अदालतों में और मीडिया चैनल्स में गंदगी फैलाई जा रही है और जिस किस्म का गलीज लथड़ा हुआ निज़ाम गलाजत से भरपूर शाहकार हमारे सामने अब आ चुका है, इससे नीचे अब क्या होगा। तो ऐन उसी वक्त खावर मानिका ने जो केस किया हुआ है अदालत में बुशरा बीबी के इद्दत के में निकाह के बारे में, उसमें उन्होंने अपने 35 साल से मुलाजिम शख्स को पेश करके जो बयान दिलवाया है, खावर मानिका में खैर क्या इतनी मजाल, क्या इतनी जरूरत और क्या उसको जरूरत है कि वो ये काम करेगा। जिन लोगों ने ये काम करवाया है, मैं सादा तरीन अल्फाज में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि शायद उनके घरों में माँ बेटियां बहनें वगैरह नहीं है। कहीं से पता नहीं किसी कचरे के ढेर से उठा के उनकी परवरिश की गई और उसके बाद वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि जिस किस्म की गलाजत का मुजाहरा उन्होंने इस बयान में किया है। नाज़रीन, वो बयान से बाहर है, मतलब उसके जुमले ऐसे हैं कि मैं अगर यहां दोहराऊं तो आप ये वीलॉग अपने घर वालों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। इस हद तक गंदगी और गलाजत का मुजाहरा। और एक ऐसी खातून के बारे में वो बयान है जो बापर्दा है, जो अपना चेहरा तक आवाज पब्लिक में नहीं सुनाती, आवाज भी जरूरत के वक्त तो आप उसकी सुनते हैं। नदीम मलिक साहब ने उनका एक इंटरव्यू किया था बड़ा तफसीली। उसके अलावा कभी शायद उनकी आवाज मैंने तो नहीं सुनी कम अज कम। और उसके बाद एक ऐसा शख्स जो खुद कहता है कि मेरी पिछली जिंदगी जैसी भी गुजरी, मैं अब उससे तायब हो चुका हूं। मैंने सही मानों में इस्लाम को बहुत बाद में पाया, लेकिन जब पाया तो उसे मजबूती से पकड़ लिया। अपनी हर तकरीर में इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन से जो शुरू करता है, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और हुर्मत के वकार का दिफा दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पर किया। इस्लाम के खिलाफ जो हर्जा सराई और बकवास की जाती है इंटरनेशनल मीडिया में, उसका दिफा इतने मौसर तरीके से किया कि 15 मार्च को हर साल इस्लामोफोबिया के खिलाफ दिन करार दे दिया गया अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से। उस शख्स पर और एक ऐसी खातून पर जो बापर्दा है, इस किस्म के घनौने और घटिया इल्जामात लगाने के बाद अब मैं ये समझता हूं कि इससे नीचे शायद मजीद जाना मुमकिन नहीं। लेकिन जिस ताकत से हम डील कर रहे हैं और जिस गंदी गलाजत से भरपूर जहनियत से हम डील कर रहे हैं, उससे कुछ भी बाइद नहीं है। अगर उनके बस में चले तो शायद अपने घर से अपनी माँ बहनों को भी निकाल कर, अपनी बेटियों को भी निकाल कर, अपनी बीवियों को भी निकाल कर उनको भी इमरान खान के सर मंड दें कि इमरान खान ने इनके साथ भी कोई गलत हरकत की हैं। अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, मैं इसके अलावा और क्या कह सकता हूँ। लेकिन इससे दो तीन बातें जो वाज़ेह हुई हैं वो जरा आप समझ लें। पहली बात तो यह है कि खावर मानिका ने अपने खिलाफ खुद हद जारी करवा लिया। वो कैसे कि जब ये तलाक हुई, खावर मानिका ने उसके बाद बयान दिया था, जब ये इद्दत का मामला पहली दफा उठा तो उसने बुशरा बीबी को पाक दामन करार दिया और कहा इस जैसी पाक दामन खातून तो कोई है ही नहीं रुए जमीन पर इस वक्त, और इंतहाई शरीफ नफ्स औरत है वगैरह वगैरह। वो सारे बयान आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद उन्होंने यू टर्न लिया और यू टर्न लेने के बाद इद्दत के दौरान निकाह का इल्जाम लगाया कि जब बुशरा बीबी चली गई, फिर अपने घर में आई, चली गई, माँ बाप के वापस नहीं आई। फिर मुझे फराह गोगी ने कहा कि वो नहीं आएगी, मैं तुमसे तलाक चाहती है, तो मैं शश्तर रह गया कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। ये अभी उनका रिसेंटली बयान है। लेकिन हुआ ये उसके बाद कि इस बयान का क्योंकि असर नहीं हुआ, तो अब एक 35 साल से मुलाजिम शख्स को अदालत के रूबरू पेश किया गया है, जिसने वो चीज जो खावर मानिका के अपने बयान में शायद रह गई थी, वो उसने अब अपने बयान में ऐड की है कि सिर्फ एक चीज की कसर रह गई थी खावर मानिका के बयान में, और वो ये था कि मैंने अपने आंखों से होते हुए ये सब कुछ देखा। मैं वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता जो उस बयान में, लेकिन आप खुद समझ सकते हैं कि अगर किसी पर औरत और मर्द पर एक तनहा कमरे में होते हुए कुछ करने का इल्जाम लगाया जाए तो वो क्या करने का इल्जाम हो सकता है।
और वो बयान इस मुलाजिम के वो चीज़ इस मुलाजिम के बयान में शामिल करवाई गई। नाज़रीन, इसे कहते हैं फारसी में मुश्तबाद अज जंग। वो मुक्का जो जंग के बाद याद आए वो सिर्फ अपने मुंह पे मारना चाहिए। ये मुक्का खावर मानिका ने अपने मुंह पर मारा है। पहले तो ये या तो पहले झूठ बोल रहा था या आप झूठ बोल रहा है। बीबी पाक दामन थी, बीबी अस्मत माब थी या नहीं थी? पहले के बयान के मुताबिक रूए जमीन पर उस जैसी पाक दामन बीबी कोई नहीं थी, और दूसरे 6 साल के बाद बयान के बाद उस जैसी बदकिरदार औरत कोई नहीं थी। तो खावर मानिका से यह सवाल पूछना बनता है कि हजूर, पहले आप दुरुस्त कह रहे थे या अब झूठ बोल रहे हैं? दोनों में से कौन सी बातें दुरुस्त हैं? तो जरा उसके बारे में भी बताइए। और वो मुलाजिम जिसे पेश किया गया वो बेचारा इसमें वैसे ही रगड़ा जाएगा। ये बेचारे गरीब लोग तो मोम की नाक होते हैं, जिधर मर्जी आप इन्हें मोड़ दें, लेकिन रगड़ा अब वो भी जाएगा। ये जो इस वक्त जो घटा टोप अंधेरा छाया हुआ है घने बादलों का, और उसमें बिजलियां कड़क रही हैं और लोग सहम के बैठे हुए हैं, ये बादल साफ होंगे, ये बिजलियां गायब होंगी, और फिर सुबह सादिक और रोशन सवेरा, और फिर दोपहर का चिलचिलाता हुआ सूरज निकल आएगा जिसकी रोशनी में हर चीज अयां होगी। जब वो वक्त आएगा, और इंशाल्लाह मेरा ईमान है अल्लाह पर के जरूर आएगा और जल्द आएगा, तो उस वक्त खावर मानिका पर हद का मुकदमा जारी होगा। आप याद रखिएगा, हदूद का केस खावर मानिका पर बनेगा, क्योंकि उसने एक पाक दामन अस्मत इफ्फत माब बीबी पर इल्जाम लगाया है, झूठा बहतान किया तराशा है। अगर वो 4 गवाह इसमें पेश नहीं कर पाएगा तो ये कोड़ों वाली जो कज़फ की सजा या जो भी है इस्लाम में, वो उस पर लगेगी और उस मुलाजिम पर। ये बात मेरी आज नोट कर लीजिए आप। तो जिस गंदे लेवल तक ये लोग गिर गए हैं, अब इसके बाद अब कुछ भी बाइद नहीं है कि ये अपने घरों से माँ बेटियों और बहनों को अपनी निकाल कर वो भी इमरान खान के गले मंड दें कि जी जो इनसे औलादे हैं वो भी इमरान खान की औलादे हैं, इनसे कुछ भी बाइद नहीं है। अब ये इतना कुछ देखने के बाद मैं कानों को हाथ लगाकर ये बात कह रहा हूँ। हालांकि ये मुझे कहना जेब नहीं देता, ना मेरा ऐसा मिजाज है, लेकिन अब क्या किया जाए कि जो जुबान कोई समझता है तो उस जुबान में ही फिर उसे समझाना पड़ता है। और ये जुबान मेरा ख्याल है ये लोग अच्छी तरह समझते हैं। अपने घरों से माँ बेटे और बहनें बीवियां अपनी निकाल कर वो भी अब इमरान खान के गले लगाने की कसर रह गई है। मैंने एक जगह पर कहा था कि 10 अप्रैल सन 2022 को इमरान खान ने अपनी डायरी उठाई थी और कहा था कि कोई देखो कोई रह तो नहीं गया। और अब आज 5 दिसंबर को इमरान खान साहब अब कह रहे होंगे अपने जेल के सेल में बैठे हुए कि देखो कोई रह तो नहीं गई। ये इतना सफर तय किया है इमरान खान साहब ने 10 अप्रैल 2022 से कोई रह तो नहीं गया से लेके आज की तारीख में कोई रह तो नहीं गई। तो अफसोस का मुकाम है, इन लोगों को शर्म करनी चाहिए, लेकिन अगर शर्म होती तो ये काम ऐसे करते ही क्यों। बहरहाल अल्लाह देख रहा है, अल्लाह अल हक है, इंसाफ जरूर करेगा, जल्दी करेगा इंशाल्लाह। आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ। नाजरीन, 8 फरवरी को जो इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किए हैं, अब नजर आ रहा है इस बात का इम्कान बहुत बढ़ गया है कि ये इलेक्शन नहीं होने वाले। चंद एक चीजें आपके सामने रखता हूं, आप खुद गौर कर लें। इलेक्शन कमीशन में कुछ दरखास्तें इस वक्त जेर समात हैं, उन पर इलेक्शन कमीशन ने समात का फैसला किया है तो गलबन 12 दरखास्तें मेरा ख्याल है कि जी इलेक्शन मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर मुख्तलिफ मुतफर्रिक दरखास्तों में मुतफर्रिक वजूहात बताई गई हैं, इलेक्शन डिले किए जाएँ। समात का फैसला किया इलेक्शन कमीशन ने, यानी इलेक्शन कमीशन नहीं मुनाज़मन तो पहले ही है। उसके बाद फंड्स का मामला भी सुन लीजिए। इलेक्शन कमीशन ये शिकायत कर रहा है कि जो 40 अरब या 42 अरब रुपया रखा गया है उसमें से हमें सिर्फ 10 अरब रुपया दिया गया, और उसके बाद शायद मेरा ख्याल है कि अब मजीद कुछ पैसे दिए गए हैं और 17 अरब के करीब पैसे उन्हें मिले हैं। तो अभी भी पैसे पूरे नहीं मिले, लिहाजा अब जब 63 दिन रह गए या शायद 62 दिन रह गए हैं इलेक्शन में और अभी तक उन्हें पैसे पूरे नहीं मिल पाए, तो उनके पास ये बड़ा वैलिड एक्सक्यूज होगा कि जी हमें तो पैसे ही नहीं मिले तो हम इलेक्शन कंडक्ट कैसे करें। तीसरी चीज भी सुन लीजिए, उन्होंने अब सिक्योरिटी का बहाना बनाया कि हमें सिक्योरिटी पर मुतय्यन अहलकार तकरीबन 2 लाख के करीब उन्होंने फिगर बताई है कि वो शॉर्ट है। हमारे पास जो पहले से तादाद मौजूद है उसमें 2 लाख लोग शॉर्ट हैं पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन करवाने के लिए। ये फिगर्स उनकी वेबसाइट पर जारी रिलीज में भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी मुख्तलिफ फैक्टर हैं और भी चंद एक जमातों ने भी मुतालबा किया है। और वो जो इमरान खान साहब ने जेल में कल सहाफियों से बात करते हुए ये कहा है ना कि मुझे तो ये डर है कि ये इलेक्शन से सारे भाग ही ना जाएं, क्योंकि पीटीआई ना सिर्फ जीतेगी बल्कि लैंडस्लाइड मार्जिन से जीतेगी, लैंडस्लाइड विक्ट्री होगी। लोग कहते हैं 2/3, मैं कहता हूँ 3/4, 75%, 66% नहीं 75% से की सीटें लेके पीटीआई के जीतने के बड़े वाज़ेह इम्कानात हैं।
तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, और ये बात मैं अक्सर आपसे कहता हूं कि जब इलेक्शन में धांधली की जाती है, प्री पोल करें, ड्यूरिंग पोल करें, पोस्ट पोल रिगिंग करें, जो भी आप कर लें, आप ज्यादा से ज्यादा 10-12% ज्यादा से ज्यादा 15% का मार्जिन निकाल सकते हैं। यानी कि अगर किसी को आपने जिताना है तो उससे आप 10 से 15% के दरमियान सीटों में धांधली करके उसकी सीटें बढ़ा सकते हैं। जैसे कि 2018 के इलेक्शन में पीटीआई की तमाम फोरकास्ट थी जब वोट काउंट हो रहे थे कि ये 145 से 150 सीटें लेंगे, लेकिन जब आरटीएस बैठा और वापस आया 3.5 घंटे बाद तो पीटीआई की सीटें कुल 124 रह गई। तो इतना मार्जिन तो दिया जा सकता है, लेकिन जब एक तरफ आवाम की 85%, 90% तादाद एक तरफ खड़ी हो और 10 से 15% दूसरी तरफ खड़ी हो, तो फिर वहां पर धांधली भी नहीं हो सकती, वहां पर धांधला भी नहीं हो सकता, वहां पर इलेक्शन ही मुलतवी होता है। अगर आपने उस जमात को, जो अवाम की नुमाइंदा जमात है, उसे जीतने से रोकना है तो धांधली करके आप उसे नहीं रोक सकेंगे। हाँ, उसकी सीटें कम कर लेंगे, अगर वो 200 सीटें ले रहे हैं तो घटा के 180 कर लेंगे, 175 कर लेंगे, बड़ी छलांग मारेंगे, इससे ज्यादा आप कम नहीं कर पाएंगे। तो लिहाजा नजर यही आ रहा है कि तमाम शवाहिद इस चीज की तरफ इशारा करें कि इलेक्शन नहीं होने जा रहा। इसके लिए काजी फाइज ईसा साहब कौन सी तोप चलाएंगे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये पत्थर पर लकीर है, कोई इसके बारे में मीडिया में बात भी ना करे, अपनी बीवी से बात करनी है तो कर ले, लेकिन कोई मीडिया में आकर ये ना कहे कि इलेक्शन नहीं होंगे, शिकूक शुबात खड़े ना करें। तो जनाबे वाला इलेक्शन कमीशन जो आप ही की तरह का एक इदारा है, खुद मुख्तार इदारा है, उसने तो सारे शिकूक शुबात अब खड़े कर दिए हैं और उन्होंने फंड्स का रोना भी रोया है, सिक्योरिटी का रोना भी रोया है, और इलेक्शन मुलतवी करने के लिए जो 12 आदत पटिशन्स उनके पास दायर है, उनकी समात का फैसला भी कर लिया है। अगर वो जरा से भी मुखलिस होते तो इन पटिशन्स को बगैर सुने हुए रद्दी की टोकरी में फेंक देते कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, पाकिस्तान इज्जत माब काजी जनाब फाइज ईसा साहब का हुक्म है कि ये पत्थर पर लकीर है, तो हम आपकी पटिशन नहीं सुन सकते। उन्होंने पटिशन सुनने का फैसला ही किया है, जब कर लिया है तो फिर ये दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी दाल काली है, ये बात याद रखिएगा। मैं नहीं समझता कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। इमरान खान की और उसकी पार्टी को अगर आप उससे बल्ले का निशान भी ले लें, इमरान खान तो खैर चेयरमैन भी नहीं रहे, आप उन्हें इलेक्शन लड़ने से भी रोक दें, लेकिन पीटीआई अगर किसी भी इंतखाबी निशान के साथ इलेक्शन में बैलेट पेपर पर मौजूद होगी तो वोट सिर्फ उसी का होगा, वोट किसी और का नहीं होगा। और पीटीआई के को बाहर रखने के लिए इलेक्शन से आपके पास अब कोई एक्सक्यूज नहीं बचा बैरिस्टर गौहर के नए चेयरमैन मुंतखब हो जाने के बाद। अकबर इस बाबर और इस किस्म के जो और दूसरे तीसरे लोग हैं, जो कुछ मर्जी ये लोग करते रहे, इलेक्शन कमीशन के पास इतना मवाद नहीं है कि वो इलेक्शन मुलतवी कर सके इसकी बुनियाद पर। तो मेरा नहीं ख्याल कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। अल्लाह बेहतर करने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात से कि जो भी होगा पाकिस्तान के हक में बेहतर होगा। आज तक के लिए इतना ही। एक दफ़ा फिर गुजारिश करूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, वीडियो लाइक एंड शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा ताकि मैं अपना कंटेंट बेहतर बनाऊं। मैं आपके लिए दुआ गो हूँ, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।